वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल से जो अभी नए नए व्यूअर हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने व्यूअर हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। आज 25 अगस्त है। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण न्यूज में आपके लिए पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और साथ ही कौन से पीटी फैक्ट भी है उस पर भी चर्चा करेंगे। और भी बातें इसमें होती हैं, उसको परीक्षा उपयोगी किस रूप से हम लोग उपयोग करते हैं, इस कंप्लीट पैकेज में आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा। क्या किस टॉपिक पर आप लोगों को नज़र बनाए रखनी है, और पूर्व जो दैनिक जागरण एनालिसिस हो गया उससे कौन सा टॉपिक आप लोग को कवर हो रहा है, तो उसे साथ में जाके कर लीजिए। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर टेस्ट चल रहा है, क्विज, उसमें ज़रूर शामिल होइए। बहुत बेहतर क्विज चल रहा है, 3 शिफ्ट में चल रहा है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोग को मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 9 कराया जाता है। आफ्टरनून शिफ्ट में आपको 12 से 1 या उसके आसपास के टाइम में कराया जाता है। और इवनिंग शिफ्ट में आप लोग को 8 से 9 पीएम कराया जाता है। सभी के टॉपिक डिसाइड रहते हैं, पूर्व में पहले ही लिस्ट दे दिया जाता है ग्रुप पर। वो उसी टॉपिक से आपको प्रश्न होंगे, और अमूमन इसमें 70 से 80 प्रश्न जरूर होते हैं। तो डेली आपको, और ये ट्रिपल स्टार के प्रश्न होते हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न वहाँ से पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो आप लोग इस क्विज में ज़रूर शामिल होइए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। और विभिन्न प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है, जैसे टॉप 10 सीरीज चलाया जाता है करंट का। साथ ही आपको बीपीएससी स्पेशल भी चलाया जा रहा है, जो इससे डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी फॉर्मेट चलाया जा रहा है युक्ति आईएएस के द्वारा, आप लोग उसके साथ जुड़िए। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा आने वाले जो भी एग्ज़ाम होने वाले। और एग्ज़ाम के बाद खुद आप लोग प्रश्न, जो क्वेश्चन आप लोग आएंगे, तो खुद टैली कीजिएगा कि क्यों मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, सभी लोगों को पता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसमें आप लोगों को 110 जीएस का प्रश्न था, जिसमें 91 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे किसी न किसी फॉर्मेट से ज़रूर मिला था। आपको यही दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस कराया जा रहा है। डेली आपको 10 से 20 क्वेश्चन करेंट के, और साथ ही इसके साथ ही आपको मेंस और इंटरव्यू का प्रश्न कवर कराया जा रहा है। तो इससे आपको बाहर चीज़ें नहीं होती है, तो विश्वास के साथ जुड़िए। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आप लोग को न्यूज उपयोगी क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और किस रूप से आप लोगों को न्यूज को कवर करना है। तो केंद्रीय मंत्री राणे महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुछ बयानबाजी हुआ था, हेट स्पीच जानते ही है, हमारे राजनीति उपक्रम के रूप में हेट स्पीच चलता है, और संसद में भी हेट स्पीच चलता है। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद भी गया था, जिसमें मौलिक अधिकार और हेट स्पीच 19 वर्सेस 105 आर्टिकल का जो चर्चा है हेट स्पीच का, तो उस पर बात की गई थी, जिसमें हेट स्पीच को वरीयता दी गई थी मौलिक अधिकार के संदर्भ में। उस पर विस्तृत चर्चा आपको किया जा चुका है। पॉलिटी का सेगमेंट होगा जहां मौलिक अधिकार, आप प्ले लिस्ट में जाइए और उस सेगमेंट में मौलिक अधिकार में जाइए, हेट स्पीच के बारे में विस्तृत चर्चा दिया गया। 19 जब आर्टिकल जहाँ पढ़ाया जा रहा होगा, लिया गया है क्लास, उसमें आपको इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा किया गया। उसी बात को यहाँ रिपीट करना दोबारा ठीक नहीं लगता। साथ ही आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ही जब लोकसभा में हेट स्पीच की बात की जा रही थी, तो उसमें भी इसकी चर्चा की गई थी, किसी सांसद का क्या अधिकार होता है, और उससे संबंधित बातों को बताया गया था। तो एक ही बात को बार बार बताना उचित नहीं लगता है। आप लोग जाके वहाँ देख लीजिए ताकि चीज़ों को और भी समझ सके, उस न्यूज़ को भी उसके साथ, इस न्यूज़ के साथ टाई अप करके आप लोग समझ सके। और इस न्यूज़ के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आप लोग को यहाँ दी गई है, तो उस पर विशेष चर्चा यहाँ पर कर दिया जा सकता है। जैसे आप लोग लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लिए बिना थाने जो राणे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके संदर्भ में लोकसभा की अनुमति क्या होती है, क्या शक्ति होती है, तो उसे वहाँ आप लोग को पिछले वीडियो में कवर किया जा चुका है, तो वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
अब मेरा प्रयास ये रहता है कि एक न्यूज़ को एनालिसिस कर दिया गया, विस्तृत रूप से एनालिसिस कर दिया गया है, तो उसे बार बार उसी टॉपिक, अगर टॉपिक आता है आपको बार बार ये सब टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर महीने में अगर एनालिसिस किए जाए तो 5 से 10 बार इस टॉपिक को आपका कवर हो जाएगा कि इसी से संबंधित न्यूज़ हो, तो बार बार इस चीज़ को कराना उचित नहीं लगता। एक बार विस्तृत चर्चा कर दी जाती है, आप लोग वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए, वहीं से सारा आप लोगों का मैटर सॉल्व हो जाएगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, फिर वही इसी प्रकार है। आरक्षण के लिए गरीबों की प्राथमिकता देने वाली अधिसूचना जो थी सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के संदर्भ में, वो मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट। इसने इंदिरा साहनीवाद के जो बाद में डिसीजन आया था उसकी पूर्ण व्याख्या की है कि वो उचित है, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण में जो क्रिमिनल लेयर का आधार है वो उचित नहीं है, उसके लिए बहुत से आधार हो सकते हैं, सामाजिक आपको यहाँ देखिए सामाजिक, आर्थिक और अन्य कारण आधार भी होने चाहिए। इसके संदर्भ में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है। तो इस प्रकार आपको इंदिरा साहनीवाद और नागराजन जो वाद था, जिस पर विस्तृत चर्चा आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में किया जा चुका। साथ ही आपको जब इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिंस जायसवाल सर ले रहे थे, उसमें आपको मंडल कमीशन की जो चर्चा हो थी, मंडल कमीशन की, उसमें भी क्या क्रीमी लेयर का आधार है, इंदिरा साहनीवाद क्या है, तो इस सब पर चर्चा की जा चुकी है। तो आप लोग जाके वहाँ से न्यूज़ कवर कर लीजिए, वहाँ विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। तो उसी न्यूज़ को बार बार, उसी टॉपिक को बार बार बताना उचित नहीं लगता है, तो आप लोग वहाँ से जाके कवर कीजिए। नीचे आप लोगों के लिए एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 न्यूज़ है, उसे ज़रूर कवर किया गया आज की पॉइंट के रूप में, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए क्या है उसे। चलिए नीचे आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जब भी विनिवेश या सरकार धन जुटाने की बात की जाती है तो विपक्षी दल कोई भी हो वो विनिवेश की चर्चा में बोलती है कि सरकार देश की बेशकीमती धरोहर बेच रही है। अभी बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी का शासन या उसके जो सहयोगी संगठन उनका सत्ता है, तो अमूमन उसके विपक्ष में कांग्रेस और उसके सहयोगी जो संगठन है, पार्टियां हैं, उसका विनिवेश का विरोध करती है। जब ये सत्ता में आती है तो जो बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी है वो विनिवेश का विरोध करती है। तो इस संदर्भ में बातें होती है, पर विनिवेश क्या है इसके संदर्भित बातें देखिए। इसमें इस न्यूज़ से संबंधित कुछ बातें दी गई है, उसे आप लोग देख लीजिएगा क्या है। पर की नोट्स के रूप में आप देखिए विनिवेश क्या होता है, उससे संबंधित चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं विनिवेश क्या है, विस्तृत चर्चा इसके बाद आप लोगों को विनिवेश के संदर्भ में जो भी बातें आएगी इसी संदर्भ में समझिएगा कि विनिवेश सरकार क्यों करती है, क्यों जरूरी होता है विनिवेश। इस सब टॉपिकों को कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं विनिवेश क्या है। सरकार द्वारा संपत्तियों के बिक्री या परिशोधन के संदर्भ में इसमें केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएं, अन्य अचल संपत्तियां शामिल होती है। तो विनिवेश क्या होता है, संपत्तियों की बिक्री या इसका परिशोधन होता है, पुनः इसका आकलन किया जाता है। इसके संदर्भ में केंद्र और राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम अर्थात PSU जो होता है, सेंट्रल PSU और स्टेट PSU दोनों इसमें शामिल होता है। और परियोजनाएँ भी बहुत सी होती है, अचल संपत्तियाँ कुछ होती है, जैसे रेलवे की संपत्ति होगी, विमानपत्तन यानी हवाई जहाज जो अड्डा होता है उससे संबंधित परिसंपत्तियां होती है, या सरकार की बहुत सी गैर मौजूदा ज़मीन जिससे बोला जाता है वो एसेट के रूप में भी होती है, अचल संपत्ति, उसको भी सरकार बेचती है विनिवेश के तौर पर। जिस तरह अन्य नियमित स्रोतों के राजस्व को कमी पूरा किया जाता है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जिस तरह अन्य नियमित स्रोत से राजस्व की कमी को पूरा किया जाए, उसी प्रकार सरकारी खजाने पर राजस्व बोझ को कम करने या विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा धन जुटाने का विनिवेश किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग आम जीवन में भी अपने अगर आय मेरा कम है और खर्च अधिक हो जाता है किसी महीने में, किसी मंथ में, तो इस खर्च को मैनेज करने के लिए आय का जो स्रोत है हम लोग किसी रूप से अपने परिसंपत्तियों का परिशोधन करते हैं। या मान लीजिए आपका मासिक वेतन 80,000 रुपया है इस महीने का, पर इस वर्ष आपको खर्च करना पड़ गया किसी कारणवश, स्वास्थ्य कारणों में, या कोई संपत्ति का अर्जन करते हैं, जैसे आप लोग कोई सार्वजनिक संपत्ति खरीदते हैं, मान लीजिए कार खरीदते हैं, कार में आप लोगों को 4 से 5 लाख का, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक अन्य साधन उपलब्ध आप लोग या हम सभी अपनाते हैं, जिसमें आप लोन लेते हैं
या हमारी कोई संपत्ति होते उसे बेचते हैं या उसे लीज पर दे देते हैं, कुछ दिन के लिए भाड़े पर चढ़ा देते हैं कि आप इसका उपयोग कीजिए, उसके एवज में हमें भाड़ा दीजिए, तो उस परिसंपत्ति को हम खरीद लेते हैं। उसके लिए जो युक्त जो साधन है उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। तो यही फॉर्मेट यहाँ भी अपनाया जाता है। हमारे पास कुछ सरकार के पास एसेट है, कुछ ज़मीन होता है, कुछ बिल्डिंगें होती है, मान लीजिए कुछ शेयर होता है, तो ये विभिन्न प्रकार के साधन है। इसको सरकार जब चाहे जिस रूप से आप उपयोग कर सकती है इन कुल साधनों का, तो इसी रूप में इसको माना जाना चाहिए और इसी संदर्भ में आगे भी कार्य किया जाता है। तो इसके लिए क्या करती है सरकार? इसके लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक उपकरण PSU जैसे एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन आदि निवेश जो होती है उसमें करती है। तो देखते हैं इसके संदर्भ में आपको बातों देखने के और बार बार आप लोग ये इसी का नाम मिलेगा, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन इत्यादि जो PSU जो है उसके संदर्भित आप लोग बातों को मिलेगी कि बहुत सी सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया गया है। तो ये फॉर्मेट 3 स्तर पर होता है, उसे आगे चर्चा की जाएगी किस किस स्तर पर कितनी शेयर बेची जाती है। सरकार के पास इन उपकरणों का या PSU के संदर्भ में 50% अधिक शेयर होता है, इसलिए ये बेचती है। किसी में 89% शेयर होता है, किसी में 90% शेयर होता है, किसी में 57% शेयर होता है। तो शेयर जो अब तक 51% सरकार का हिस्सेदारी उसमें रहता है, मालिक सरकार होता है, पर जैसे ही 50 से नीचे होता है तो 49 पे आता है तो ये निजी हाथों में चला जाता है, निजी स्वामित्व में चला जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत कम जगहों पर मिलती है, पर अधिकतर मामलों में 51% शेयर सरकार के पास होता ही है। तो अर्थात कहने का मतलब स्वामित्व सरकार के पास ही होगा, पर उसका मेंटेनेंस, उसका प्रबंधन, उसका जो भी रख रखाव होगा, सर किसे वो कंपनियां PSU चलेगी उसका निर्णय वो निजी कंपनी के स्वामित्व के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस PSU को निजी हाथों में बेच दिया गया है। तो ये आप लोग को स्पष्ट करना जरूरी होता है, ये समझना जरूरी होगा। ये क्यों करती सरकार के पास इन का अधिक शेयर होता है, इसके संदर्भ में आप लोग को देखना चाहिए। विनिवेश का प्रारूप आप लोग जानिए क्या होता है। एक कम मात्रा में विनिवेश होता है, अर्थात इसमें 51% शेयर सरकार के पास होती है, उसके संदर्भ में बातें की जाती है। यह विनिवेश ऐसा था जिसके पास सरकार के पास 51% शेयर शेष बच जाते हैं, अर्थात 51% रहेगा, 49% वो किसी फर्म को दे सकती है, बेच सकती है। उसके संदर्भ में इन उपकरणों का प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में ही रहता है। तो अमूमन अधिक PSU इसी संदर्भ में उसका विनिवेश किया जाता है। स्वामित्व सरकार के पास होता है, पर प्रबंधन आपको निजी हाथों में होगा। निजी कंपनी, निजी किसी भी 1, 2 या 10 कंपनियों के साथ मिलकर किसी एक ही कंपनी को देकर सरकार के बोली के संदर्भ में जो उच्च बोली लगाता है उसे दिया जाता है। इस प्रकार विनिवेश के तहत सरकार ने वर्ष 2020 में जीवन बीमा निगम की अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। तो हिस्सेदारी कम की है, इसका मतलब LIC को उसने बेचा नहीं है। तो ये जो अंतर विरोध होता है, तो ये अंतर विरोध को समझना है। इससे अधिक आप लोगों को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। राजनीतिकरण अलग चीज़ होता है, राजनीतिक भाषणबाजी अलग चीज़ होता है, और सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के तौर पर आपकी तैयारी अलग होती है। यहाँ भावनाओं में बहकर आप कोई चीज़ को नहीं समझना है कि हम BJP के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक या अन्य पार्टियों के समर्थक है, उसके द्वारा नीतियों का जो कार्यान्वयन किया जा रहा है वो सही है गलत है। यहाँ केवल एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट के तौर पर आपको समझना है चीज़ों को। तो दिल पर मत लीजिएगा कि क्या चीज़ें डाटा दी जा रही है उसके संदर्भ में। तो LIC का नहीं दिया गया है, विनिवेश किया गया है 51%, अभी भी सरकार के पास हिस्सेदारी, इसका मतलब स्वामित्व सरकार के पास है, LIC का मालिक अभी भी सरकार ही है। फिर इसके बाद अधिक मात्रा में विनिवेश, इस प्रकार के विनिवेश में सरकार के पास किसी उपकरण 51% से कम शेयर होता है, अर्थात 49% शेयर होगा या उससे कम होगा। तो इस प्रकार के शेयर में उपकरणों का प्रबंधन कार्य या नियंत्रित नहीं करती है। तो देखते हैं इस प्रकार के, इसमें एग्जाम्पल एक भी नहीं है। तो इस प्रकार का शेयर अभी तक हाल फिलहाल वर्षों में नहीं किया गया है, तो इसलिए इस चीज़ों को आप लोग समझने की जरूरत है। पूर्ण विनिवेश या निजीकरण, पूर्ण विनिवेश या निजीकरण जिसको कहा जाता है, जिसमें आपको यह अधिक मात्रा में की जाने वाले निवेश का एक रूप है, जिसमें खरीदार कंपनी को 100% आपको नियंत्रण अधिकार दे दिया जाता है निजी हाथों में, जिसमें सरकार का, जो भारत सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, किसी प्रकार का प्रबंधन नहीं होगा, किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं होगा। इसके संदर्भ में आप चीज़ों को देखिए।
तो नोट आप लोग को याद रखनी चाहिए यहाँ पर क्या, तो इसमें भारत सरकार उस पीसीयू को पूरी तरह बेच देती है। तो इसी में भारत सरकार ने वर्ष 2001 में एल्युमिनियम कंपनी जो थी वेदांता समूह को बेच दिया। तो 2001 में आपको वेदांता समूह जो एल्युमिनियम कंपनी है उसको वेदांता समूह ने खरीद लिया, वो पीसीयू था वो कंपनी एल्युमिनियम का। तो इस प्रकार देखते ही पूर्ण जो निजीकरण या पूर्ण निवेश किया गया, निजीकरण किया गया 2001 में किया गया। और ये गलत भी नहीं था उस दौर के संदर्भ में, क्यों? क्योंकि ये बहुत घाटे में कंपनी जा रही थी, इसका प्रबंधन संभालना मुश्किल हो गया था, कर्ज बढ़ गया था, इसका राजकोषीय घाटा इसका अर्थात इस कंपनी का अपना जो बजट होता है, बजट बैलेंस होता है, वो खराब हो गया था। तो सरकार के पास कमोवेश किसी न किसी रूप में उस तत्कालीन सरकार के पास ये उचित निर्णय लिया गया था उस तत्कालीन दौर में। तो 2001 में जो एल्युमिनियम कंपनी वेदांता को समूह को बेचा गया, तो ये भी निजीकरण का दौर था। तो कांग्रेस के जो वर्तमान राहुल जी है नेता, तो उस समय अध्यक्ष जो है, पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी, उनके द्वारा कहना ये उचित नहीं लगता प्रतीत होता। जब 2001 में आपकी कंपनी, आप ही की सरकार में कंपनी को बेचा गया, उसको सही ठहराया गया। तो आज के दौर में जो कंपनियां का विनिवेश किया जा रहा है, जिसका शेयर 51% सरकार के पास है, तो उसको कहना उचित नहीं है। तो देखिए, राजनीतिकरण अलग चीज़ है और चीज़ों को टॉपिक वाइज समझना अलग चीज़ है। तो दोनों संदर्भों में समझिए और देखिए क्या है सही गलत क्या होता है। सार्वजनिक उपकरण को विनिवेश क्यों किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों बार बार सरकार ऐसा करती है, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार आए तो विनिवेश का मॉडल क्यों अपनाती है, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए, तो इसे देखते हैं। तो ये कामकाज में समग्र दक्षता लाती है। जब हम प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मोड की बात करते हैं, तो जैसे आप लोक उपक्रम और निजी उपक्रम की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या इस मॉडल में लोक उपक्रम में नौकरशाही, लाल फीताशाही संदर्भ में बहुत सी चीज़ों को देखने को मिलती है। किसी काम में लेट लपीती देखने को मिलता है। पहले प्रवृत्ति रहती थी, आज मान लीजिए आप इसी चीज़ को अपने दैनिक जीवन से देख सकते हैं। जैसे आप रेलवे की बात करिए, छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, रेलवे की बात करिए। पहले रेलवे में पूर्ण अधिकार था मेंटेनेंस का सरकार के पास। तो हम लोग रेलवे रिजर्वेशन टिकट कटाने जाते थे तो 4 बजे सुबह से जाकर लाइन लगाना पड़ता था रेलवे काउंटर पर, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर, तब जाकर हमें एक समय पीटन के बाद क्या कहते हैं आपको टिकट मिलता था। पर अब क्या है स्थितियां, जब सरकार प्रबंधन की स्थिति दे दी है बहुत से रेलवे में निजी कंपनी को, तो क्या हुआ, घर बैठे हम लोग मोबाइल से ही सारी चीज़ों को कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो क्यों हुआ, क्यों? इसलिए कि निजी हाथों में आने के बाद उसकी जवाबदेहिता तय हो जाती है। अगर वो सही तरीके से कार्य नहीं करेगा, जितना हम लोग मूल्य दे रहा है, एक उपभोक्ता मूल्य दे रहा है, उसको उतनी सेवाएं नहीं देगा वो, तो सरकार उसको उसका टेंडर है, उसका जो लीज वर्ष है उसे घटा कर या समाप्त करके दूसरी कंपनियों को दे देगा। तो इसलिए निजी कंपनी को जवाबदेहिता तय हो जाती है कि मुझे जो मूल्य मिल रहा है उसके अनुपात में सेवाएं उपभोक्ता को देना है। नहीं तो सरकार जो हमें लीज दी है किसी कंपनी के संदर्भ में, तो वो हमसे छीन सकती है और दूसरी कंपनियां दे सकती है। इसी संदर्भ में उसकी दक्षता बढ़ जाती है। तो आप लोग को इस चीज़ को समझना है, एग्जाम्पल के संदर्भ में ही किसी चीज़ को समझिए तो आप विनिवेश को समझ सकिएगा, नहीं तो बायस्ड होकर आप लोग विनिवेश को समझते रहिएगा और गलत और सही को फर्क नहीं कर पाइएगा। सार्वजनिक उपक्रम और को अधिक कुशल बनाता है। तो इसी को एग्जाम्पल, रेलवे के एग्जाम्पल को आप देखिए, क्या आज से 2014 से पहले जैसी कम स्थितियां क्या थी रेलवे की, हम लोग सेवाएं रेलवे के संदर्भ में नहीं दे पाते थे। ऐसा नहीं कि मैं किसी खास पार्टी का यहाँ तारीफ कर रहा हूँ, यहाँ विनिवेश मॉडल को अपनाया गया जिस रूप से जो 2014 के बाद निजी हाथों में प्रबंधन जब से दिया जाने लगा रेलवे को, तो रेलवे की सेवाएं बेहतर हुई, इसे मानना होगा, सभी लोग मान रहे हैं इसको किसी बायस्ड नज़रिए से मत देखिए। तो इसके संदर्भ में अधिक कुशलता बढ़ती है, हमें मूल्य के अनुपात में सेवाएं मिलती है। और हम लोग उपभोक्ता हैं, सभी उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता क्या चाहता है कि मान लीजिए हम लोग 100 रुपया पेड करते हैं, तो 100 रुपये में हमें उस मूल्य का आपको सेवाएँ प्राप्त हो, तो हमारा जो उस मूल्य का वैल्यू बढ़ जाता है कि नहीं, हम लोग सही जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इसी संदर्भ में निजी और कॉर्पोरेट स्वामित्व का अधिक कुशल प्रबंधन भी इसमें
वो प्रतिस्पर्धा करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मान लीजिए अभी अडानी की ही बात की जाए, बोला जा रहा है अडानी को दे दिया गया। अगर अडानी बेहतर कार्य नहीं करेगा, सरकार किसी और निजी कंपनी को, टाटा ग्रुप को दे सकती है। बहुत से जगह का टाटा ग्रुप, अभी जितनी भी राज्य सरकारें हैं जहां अनुबंध पर कार्य किया जाता है, जैसे चतुर्थ वर्गीय अनुकंपा, चतुर्थ वर्गीय जो स्टाफों की भर्ती की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो उसे टाटा ग्रुप ही करता है। बहुत से कंपनी जैसे झारखंड में हो गया, बिहार में हो गया, आपको उत्तराखंड में हो गया और छत्तीसगढ़ में हो गया। इस प्रकार का जो आपको चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति, जैसे सफाई कर्मी इत्यादि सब जो होते हैं कर्मी, तो ये सब कौन करता है? टाटा ग्रुप के द्वारा, उनका समूह है उनके द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी जो कामकाज उसको पूरी तरह बेच दी है, क्योंकि जितनी कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं वो पहले के पुराने मॉडल पर चलती आ रही है, उन्हें अपनी नौकरशाही प्रवृत्ति को छोड़ने की आदत नहीं गई है। इसी संदर्भ में नया विकल्प चुना गया निजी स्वामित्व के साथ कॉर्पोरेट को शामिल करना, क्योंकि वह कम मूल्य पर अधिक हमें सेवाएं देते हैं। तो इसके संदर्भ में चीज़ों को देखना है। बजट घाटे को कम करता है विनिवेश, बजट घाटे को भी कम करता है। किस रूप से कम करता है आप लोग जानते ही होंगे। निवेश आता है अधिक मॉडल, जैसे 6 लाख करोड़ अभी हाल में NIP में 6 लाख करोड़ का निवेश मोनेटाइजिंग NEF फंड से किया गया। तो 6 लाख करोड़ अगर कहीं निजी कंपनी के स्वामित्व से आ रही है, तो बाजार से आ रही है, तो सरकार को अतिरिक्त बोझ राजकोषीय घाटा के रूप में नहीं आएगा। तो इसलिए बजट घाटा भी कम करता है। आधारभूत संरचना कल्याणकारी योजनाओं जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए अधिक धन की आवश्यकता को पूरा करता है। तो मान लीजिए 6 लाख NIP के लिए आया है, कल के न्यूज़ के आधार को ही ले लिया जाए। अगर 6 लाख करोड़ आया है सरकार के पास, तो अतिरिक्त सरकार को अन्य स्रोतों से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के संदर्भ में जन कल्याण योजनाओं को किया जा सकता है। जैसे NIP का जन कल्याण योजनाएं बहुत से आप लोग देखे ही होंगे, तो इस संदर्भ में समझ सकते। तो विनिवेश को एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो बेहतर होगा, नहीं तो बायस्ड जरूर हो जाइएगा। आर्थिक और कॉर्पोरेट हितों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक प्रभाव से अलग रखना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव में आप लोगों को कॉर्पोरेट कार्य करती है। जब तक कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा होता है किसी विनिवेश मॉडल में, तभी तक उस परिसंपत्ति को अर्जित किए रहती है, लीज पर लिए रहती है। जब तक उसे फायदा नहीं होता है उस हित में अपने, क्योंकि कुछ सेवाएं आपको देती है उसके एवज में वो भी मूल्य लेता है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं कि राजनीतिक प्रभाव से अलग रहता है। वो कॉर्पोरेट लीज पर लिया, कार्य किया और उसके जितना टाई अप है 20 साल का है, उसके बाद सरकार को हस्तांतरण कर देगा। इसके संदर्भ में चीज़ों को देखना है। यहाँ पर एक रणनीतिक विनिवेश आप लोगों को जाननी चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो होता है, रणनीतिक विनिवेश, वो क्या होता है आप लोगों को जानना चाहिए। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण किसी अन्य इकाइयाँ, ज़्यादातर निजी क्षेत्रों की इकाइयों को दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में हम रणनीति के तहत कार्य करते हैं, जिसके तहत इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर निजी कंपनियों को शामिल करते हैं। यह साधारण निवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री और विनिवेश का मतलब एक प्रकार का निजीकरण से है। इसमें हम निजीकरण अपनाते हैं पूर्ण रूप से, पर स्वामित्व के मामले में स्थितियां स्पष्ट होती हैं। विनिवेश आयोग द्वारा रणनीतिक बिक्री केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जो सेंट्रल जो PCU है उसके संदर्भ सरकारी हिस्सेदारी 50% हिस्से को बिक्री अथवा ऐसा उच्च प्रतिशत जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो के रूप में परिभाषित किया गया। तो 50% से अधिक 50% दोनों में रखा जाता है। तो विनिवेश का ये जो मॉडल है वो उपयोग में आता है। नोट आप लोग को यहाँ याद रखना है। क्या याद रखना? वित्त मंत्रालय के तहत विनिवेश सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM जिसका नाम रखा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात PSU जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री हेतु नोडल एजेंसी है। तो आप लोगों को PT फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या नोडल एजेंसी है। आपको मेंस मॉडल प्रश्न आप लोग टेलीग्राम के लिंक दिया रहता है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस
लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और टेलीग्राम के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से जुड़ जाइए और वहाँ पर अपना मेंस का मॉडल प्रश्न सेंड कीजिए। वहाँ पर रिव्यू करके आप लोग को बताया जाएगा कि क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या सुधार की आवश्यकता है, किनका आंसर बेहतर है। तो इसके लिए पहला मॉडल प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, वित्त का प्रबंधन करने के लिए विनिवेश एक समान प्रक्रिया है, युक्त अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। यह एक समान प्रक्रिया है, सरकार कोई भी सरकार आए वो अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए ये इस मॉडल को अपनाती है। तो यह एक समान प्रक्रिया है, युक्त अंतर संबंधों को स्पष्ट करने की बात की जा रही है। तो आप लोग आंसर को सेंड कर सकते हैं। अब पीटी मॉडल प्रश्न आप लोग यहाँ देखिए, विनिवेश का अर्थ क्या होता है, सरकारी निवेश क्यों किया जाता है, पूर्ण विनिवेश में सरकार की हिस्सेदारी कितनी रह जाती है, यहाँ इतनी हो गया, कितनी यहाँ होगा, सॉरी एरर हो गया है, विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी कौन है। तो आप लोग पीटी फैक्ट और भी बनेंगे, पर इतना ही पीटी फैक्ट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज आप लोग को कवर करनी है, पूर्व के ही न्यूज से संदर्भित है। चलिए देखते हैं। उसके बाद एक न्यूज और इम्पोर्टेंट है, आप लोग को उस पर ध्यान रखना चाहिए। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा, एथिक्स मोरालिटी के टॉपिक में ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के संदर्भ में। तो किस रूप से इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है, क्या ये खबर है, इसको आप लोग जानना चाहिए। यहाँ मोदी का नाम लिया गया, मोदी को अगर हटा दिया कि पेपर है, पेपर के संदर्भ में नहीं, यहाँ सरकार के संदर्भ में समझिए। सरकार से लगा रहा था गुहार, अब भारत आकर तालिबान की तारीफ कर रहे हैं तमाल। यह आपको वेस्ट बंगाल का एक नागरिक है, इसने अफ़गानिस्तान मामले में, जब अफ़गानिस्तान का हालिया सूरत सभी को पता है किस तरह को वहाँ अधिकारों का हनन हो रहा है, किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है, बंदूक के बल पर किस तरह सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, महिलाएं किस तरह हताश हैं, बच्चे किस तरह हताश हैं, वहाँ के लोग जो लोकतांत्रिक मान्यताओं पर बिलीव कर रहे थे उनके लिए कितना विषम परिस्थिति है, इसके संदर्भ में दुनिया जग जाहिर हो गई है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अपने आप को इतनी बुद्धिजीवी खुद को समझते हैं, बुद्धिजीवी जो हर चीज़ में अपना ज्ञान देना जरूरी समझते हैं। उसी के संदर्भ में तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि किसी व्यक्ति की एथिक्स मोरालिटी कहाँ चली जाती है, इसके संदर्भ में आप प्रशासक के तौर पर कार्य करेंगे तो आप लोगों को इंटरव्यू यहाँ से पूछा जा सकता है इस संदर्भ में कि आप होते तो क्या करते। इस संदर्भ में अगर आपका बयान, आप प्रशासक एक है, आप इस व्यक्ति को आप लेके आ रहे हैं, इसकी प्रवृत्ति आप जान रहे हैं, तो आप इसके संदर्भ में किस प्रकार का डिसीजन लेते। इसने तारीफ क्या किया तालिबान का जो सरकार बना है उसके फेवर में, बोला कि वो किसी प्रकार का मार काट नहीं किया है, किसी प्रकार का उसने किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया, इन्हें सुरक्षा दिया, खाना मुहैया कराया। पर न्यूज में आप लोग वीडियो में जो शॉर्ट वीडियो होता है जो वहाँ के लोगों द्वारा जारी किया जा रहा है, यूएस मिलिट्री द्वारा जारी किया जा रहा है, वहाँ के जो न्यूज एंकर है उनके द्वारा जारी किया जा रहा है वीडियो, उससे स्पष्ट देखने को मिलता है कि स्थितियाँ क्या हालात है, किस तरह लोग डरे हुए हैं। और अगर डरे हुए नहीं थे, आपके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता तो आप तालिबान से क्यों आए। तो सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि तालिबान से आप क्यों आए, वहाँ अफगानिस्तान में ही रहते हैं, सारी सेवाएं आपको दी जा रही थी, इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रहा था, तो आप आए भारत क्यों, वहीं रहते कुछ दिनों के लिए, 2-4 महीने, उसके बाद भारत में भ्रमण के लिए आते। तो एथिक्स मोरालिटी के पेपर में आप लोग को इसको कवर करनी है कि किस प्रकार के जो एथिक्स मोरालिटी के संदर्भ में किसी न्यूज़ को आपको लेना है, इसके संदर्भ में इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा, इस न्यूज़ को जरूर पढ़िएगा। और एथिक्स जो पेपर है उसके साथ टाई अप करके आपको एक प्रशासक के तौर पर, जैसे मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, इस क्वेश्चन नहीं, इससे विपरीत क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन पूछा गया था क्या आप एक आम नागरिक हैं और आपका जो एसडीओ है बहुत आप पर दबाव डाल रहा है किसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि उसके किसी भ्रष्टाचार के मामले में आपने उसका उजागर किया था, उसमें आपको आपको मृत्यु दंड यानी मारने की धमकी तक दे दिया, तो आपके लिए क्या निर्णय होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे कोई मारने की धमकी दे रहा है तो मैं इसके लिए हिंसा का रास्ता अपना लूँ। उसके लिए पहले मुझे अहिंसा के रूप में जो
विभिन्न संस्थाएं उसके अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए विभिन्न संस्थाओं के साथ जाने की बात की जाती है, तो आपको उसके संदर्भ में आंसर देना होता है। कितनी भी बाह्य स्थिति क्यों ना हो, एक प्रशासक के तौर पर आप लोकतांत्रिक मूल्यों को ही बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए इस एथिक्स पेपर इंटरव्यू के पेपर में आप लोग ये टॉपिक बहुत ही कवर करेगा, इसके न्यूज़ को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज और उसका व्यक्तिगत निर्णय है, इस तमाम जी का व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत वाचन है, जो भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार दिया और कुछ भी बोल सकते हैं जो उनके संदर्भ में है, पर आपके एग्जाम ओरिएंट यहाँ से इंटरव्यू ओरिएंट बातें जरूर मिली है, उसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है, और इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठे हुए लोग यही सब प्रश्न ढूंढते हैं कि इस प्रकार का कोई मामला है एथिक्स से संबंधित तो आपसे प्रश्न पूछा जाए। चलिए, इस संरक्षणवाद का सहारा हमें चाहिए, इसके संदर्भ में भरत झुनझुनवाला का एक आर्टिकल आया, इसे जरूर पढ़िएगा। क्यों कि जो संघ संरक्षणवाद का उत्पाद के संदर्भ में ही ध्यान देना, उसके संबंध में 4 तर्क इन्होंने दिया है, तो उससे जरूर आप लोग पढ़िएगा, इसके संदर्भ में की पॉइंट आप लोग निकालिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपको ये न्यूज़ कवर करनी है, तालिबान को लेकर रूस बदलता है तेवर, बदल रहा है तेवर, इसके संदर्भ में आप लोग को एक न्यूज़ आर्टिकल आया, इसे भी आप लोग कवर कीजिएगा, देख लीजिएगा इसके संदर्भ में। सॉरी। नेक्स्ट, अमृत महोत्सव की महत्ता क्या है, क्यों अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत में और इसकी महत्ता क्या है, इसकी विस्तृत चर्चा की गई है इनके द्वारा। तो आप लोग इस न्यूज़ को कवर कीजिएगा, एग्जाम में आपको एसए के पेपर में ये काम दे सकता है, वहाँ पूछा जाएगा, तो इसके चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, आप लोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। भारत दूसरा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, अमेरिका को पछाड़कर पहला चीन है और दूसरा भारत अब हो गया, तीसरा अमेरिका हो गया। तो यह मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण सेक्टर क्या है, इसके संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे। इस रिपोर्ट की चर्चा मैन्युफैक्चरिंग जो वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग जोखिम सूचकांक 2021 जो आई है, उस पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो बनाया जाएगा, उससे वहाँ कवर करिएगा, चीज़ों को सारी विस्तृत चर्चा की जाएगी, क्यों ये जरूरी है। पर इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ों को यहाँ से की पॉइंट आप लोग निकाल सकते हैं, साथ ही कि मेरे द्वारा की पॉइंट क्या दिया गया उसे देख लेते हैं। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देख लीजिए क्या है। मेक इन इंडिया के तहत भारत वर्ष 2022 तक भारत के जीडीपी में विनिर्माण, केवल विनिर्माण की बात है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, प्राथमिक सेक्टर की बात नहीं, जिसमें द्वितीय सेक्टर की बात नहीं हो रही है, जिसमें बहुत से क्षेत्र आज शामिल किए जाते हैं, केवल मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ बात की जा रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए विनिर्माण क्षेत्र के लिए योगदान 25% तक बढ़ाना है तथा विनिर्माण क्षेत्र में तकरीबन 100 मिलियन लोगों को नए रोजगार अवसर बनाना है। इसका लक्ष्य मेक इन इंडिया प्रोग्राम जब आया था उसको 2022 तक का यह लक्ष्य है जीडीपी में विनिर्माण के लिए। तो ये पीटी फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, और जब भी मेंस लिखेंगे तो ये सब आप लोगों को कोट करना है डाटा के साथ। नोट आप लोग को याद रखना है, विनिर्माण क्षेत्र का भारत जीडीपी योगदान 60.7% योगदान रहता है, केवल विनिर्माण की बात की जा रही है। तो और कुल जो द्वितीय सेक्टर का योगदान कितना है आपको 31% के आसपास है, हालांकि 54% सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र का है, और शेष जो है बचा प्राथमिक क्षेत्र का है। तो इसके संदर्भ में है, तो आपको चीज़ें इस वर्ष सेवा क्षेत्र का जो था थर्ड सेक्टर का था वो कुछ कम हुआ है कोरोना के कारण में, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही प्रभाव पड़ा, पर प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा है वो बढ़ा है। तो इस संदर्भ में आप लोगों को न्यूज़ पीटी फैक्ट देख लेना है और कर लेना है। देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। औद्योगिक क्रांति के बाद समूचे विश्व में यह दिखाया है कि किसी देश का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत हो तो किस प्रकार उच्च आय वाला देश बन सकता है। अगर विनिर्माण सेक्टर अगर डेवलप हो, औद्योगिक क्रांति यह बताता है, या उसका साथ में चीन का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। अगर विनिर्माण सेक्टर अगर डेवलप कर लिया गया, विकसित कर लिया गया, तो वह देश उच्च आय वाला देश बन सकता है। कोई देश कितना कम विनिर्माण करता है, जितना कम विनिर्माण करे उसका आयात उतना अधिक होगा। तो देख सकते हैं भारत सरकार में पिछले गत वर्ष लक्ष्य रखा गया है कि हम आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है कोविड-19 के दौरान। तो क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया कि हमारा आयात जो है उसको कम किया जाए और निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए।
आयात निर्यात के बीच बढ़ती दूरी असंतुलन को बढ़ाता है, अच्छा व्यापार घाटा को बढ़ाता है। तो इसलिए व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए विनिर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो विनिर्माण कितना महत्वपूर्ण है आप लोग जानिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा अभी व्यापार घाटा हमारा किस देश के साथ है। चलिए नोट आप लोग यहाँ याद रखिएगा, भारत मार्च 2021 में एक शुद्ध आयातक देश रहा है। मार्च 2021 तक डाटा है कि शुद्ध आयातक देश के रूप में रहा है, क्योंकि आयात निर्यात से अधिक है। इसलिए यहाँ पर 14.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है भारत को इस साल। तो इस संदर्भ में आप लोग को ध्यान रखना है, जबकि मार्च 2020 में के दौरान यह कितना था, 9.98 बिलियन डॉलर घाटा था, यह व्यापार घाटा। तो इसके संदर्भ में आप लोग को बातें याद रखनी है। निर्यात कितना किया गया था मार्च 2021 में, 58.23% वृद्धि की हुई है निर्यात में पिछले गत वर्ष से, जिसमें 34.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ निर्यात हमारा देश का पहुँच गया है। जबकि 2020 में कितना था, 21.49%, लगभग 22% इसे मान सकिए आप लोग बिलियन डॉलर के आसपास था। तो 22 बिलियन डॉलर के आसपास था, तो इसमें 58% की वृद्धि हुई है पिछले बार निर्यात में। तो आत्मनिर्भर भारत का देखिए कितना बड़ा फायदा हुआ है कि 58% की वृद्धि दर्ज की गई हमारे निर्यात में। तो आयात इसके संदर्भ में क्या है, आयात 2020 में 52.89% की वृद्धि दर्ज की गई है आयात में भी। उसमें 48.12 बिलियन डॉलर हो गया है कुल आयात किया गया 2021 में। कितना बिलियन का, 48.12 बिलियन का। मार्च 2020 में कितना था, 31.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो वृद्धि इसमें कितना हुआ है पिछले वर्ष गत वर्ष में, तो 52.89% का वृद्धि हुआ है। इस प्रकार देख सकते हैं आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2020 निर्यात में कुल कितना निर्यात किया गया, 34, और आयात कितना किया गया, 48। तो कितना आपका व्यापार घाटा हो गया, लगभग आपको 16 बिलियन के आसपास आपको यहाँ पर व्यापार घाटा हो रहा है देश को। तो ये भी पीटी फैक्ट के रूप में आप लोग पूछा जाता कितना व्यापार घाटा पिछले वर्ष से रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने विनिर्माण के स्थान पर सेवा क्षेत्र को, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया, बेहतर विकास किया, किंतु ऐसे देश आकार में और जनसंख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे हैं। ये नोट आप लोग को याद रखनी चाहिए। अगर कोई बोलता है कि सेवा सेक्टर के द्वारा भी देश का विकास किया जा सकता है, तो वो किसके लिए अप्लाई होता है, वो छोटे देश और जिनकी जनसंख्या कम है उन देशों के लिए यह सेवा क्षेत्र के संदर्भ, जैसे वेकेटन सिटी आपको होगा, पलावा है, फिर आपको मेडास्कर है, इसके संदर्भ में आप लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं। क्या किस रूप से मॉरिशस के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया उन्होंने विनिर्माण के जगह, तो उनका देश विकसित हुआ। तो इसके संदर्भ में कि उनकी जनसंख्या कम है किंतु देश में आकार छोटा है, इसके संदर्भ में वो सही उचित बैठता है। पर भारत जैसे, चीन जैसे देशों के लिए, अमेरिका जैसे देशों के लिए ये जरूरी है कि वो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे, क्योंकि अधिक लोग यहाँ से हम लोग वस्तुओं का निर्यात कर सके। मई 2021 में देश का व्यापार घाटा 2020 के मुकाबले में 74% 69% रहा, अर्थात लगभग 75% के आसपास रहा व्यापार घाटा दोनों के संदर्भ में। तो इस डाटा को प्रतिशत के रूप में भी देख लीजिएगा, आंकड़ों के रूप में देख लीजिएगा, डॉलर के रूप में देख लीजिएगा, रुपये के रूप में, सभी के रूप में देख लीजिएगा। पीटी फैक्ट कहीं से भी पूछा जा सकता है। मेंस मॉडल प्रश्न आप लोग टेलीग्राम पर सेंड कीजिए। क्या है कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए भारत को विनिर्माण क्षेत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में युक्तियुक्त विवेचना कीजिए। हमें 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, तो उसके लिए हमें विनिर्माण सेक्टर को बहुत मजबूती के साथ डेवलप करने की आवश्यकता, इसलिए आत्म भारत निर्भर की अभी संकल्पना किया गया है। तो इसका युक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। तो मेंस मॉडल प्रश्न आप लोग सेंड कीजिए। इसके साथ पीटी मॉडल प्रश्न बहुत बन सकते हैं, पर कुछ पीटी प्रश्न यहाँ से लिए जा सकते हैं। जैसे भारत में निर्यात में मार्च 2021 का कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, आयात में कितना प्रतिशत हुआ, भारत का व्यापार घाटा कितना है। तो पीटी फैक्ट आप लोग को यहाँ से इतना मिला, और भी बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ आज का जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस है वो समाप्त है। और भी चीज़ें आप लोगों को करनी है इसके साथ ही,
की नोट्स बनाते रहिए। उस पर विस्तृत एक वीडियो में लेकर आऊँगा कि पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू को का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस से कैसे की नोट बनाए, कैसे आप लोगों को परीक्षा उपयोगी, इस पर विस्तृत एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा उसे ज़रूर। चलिए तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।